गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो बेटा, लास्ट हमने चैप्टर कंप्लीट किया है सोर्स डॉक्यूमेंट ऑफ अकाउंटेंसी का। आज हम नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर मूव कर रहे हैं। तो देखो, अब हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है आफ्टर जर्नल, दैट इज जीएसटी, जिसकी फुल फॉर्म होती है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स। देखिए बेटा, आज हम लोग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ जीएसटी से रिलेटेड चैप्टर को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। देखिए बेटा, आपको पता है कि आज की डेट में गवर्नमेंट हमें कई प्रकार की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट हमारे लिए रोड बनाती है, गवर्नमेंट हमें वाटर फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, गवर्नमेंट सड़क के दोनों किनारों के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, गवर्नमेंट पार्क की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है, एंड मैनी अदर टाइप ऑफ सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। अब आप देखो कि गवर्नमेंट हमें जो इतनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, उन सर्विसेज को प्रोवाइड करने के ऊपर गवर्नमेंट हैव टू स्पेंड इन लॉट्स ऑफ अमाउंट। गवर्नमेंट को इन सभी सर्विसेज के ऊपर बहुत सारे खर्चे करने पड़ते हैं। अब बात आती है कि गवर्नमेंट इन पैसों को कैसे रिकवर करे। ठीक है, तो देखो, गवर्नमेंट के पास सीधी सी बात है, कोई भी बंदा एक्सपेंस तब करेगा जब उसके पास कोई ना कोई इनकम सोर्स होगा, कहीं ना कहीं से उसके पास इनकम होगी। तो गवर्नमेंट अपने इन एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए इनकम के रूप में पब्लिक से टैक्स लेती है। आप सभी को पता है कि वी हैव टू पे सेवरल टाइप ऑफ टैक्सेस टू द गवर्नमेंट। लाइक अगर कोई बंदा साल के अंत में इनकम अर्न करता है तो उसे गवर्नमेंट को इनकम टैक्स देना पड़ता है। हम लोगों के पास प्रॉपर्टी होती है तो गवर्नमेंट को हमें प्रॉपर्टी टैक्स देना पड़ता है। हम किसी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करते हैं तो हमें प्रोडक्शन टैक्स देना पड़ता है। अगर हम मूवी देखने जाते हैं तो हमें गवर्नमेंट को एंटरटेनमेंट टैक्स देना पड़ता है। कोई भी बिजनेसमैन गुड्स को सेल आउट करता है तो गवर्नमेंट को सेल टैक्स देना पड़ता है। तो मैनी टाइप ऑफ टैक्सेस आर लेड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, अब क्या था कि पहले, आज से कुछ साल पहले, गवर्नमेंट मतलब कि देखो, टैक्सेस के भी दो अलग अलग लेवल होते थे। एक वो टैक्स होता था जो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती थी, और एक टैक्स होते थे जो स्टेट गवर्नमेंट अप्लाई करती थी। ठीक है, तो देखो क्या था कि मेनी टाइप ऑफ टैक्सेस हैव टू पे बाय द कस्टमर। कस्टमर कई प्रकार के टैक्स पे करता था। तो देखिए, गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी अडॉप्ट की 24 मार्च 2017 को। पार्लियामेंट में एक एक्ट पास किया गया जिसको हमने कहा गया वन नेशन वन टैक्स। गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई कि वन नेशन वन टैक्स, और इस पॉलिसी के अंतर्गत गवर्नमेंट ने 24 मार्च 2017 को जितने भी प्रकार के टैक्सेस थे, लाइक एंटरटेनमेंट टैक्स, सेल टैक्स, वैट, सीएसटी, ऑक्ट्रॉय, इन सभी टैक्सेस को एक ही टैक्स का नाम दिया गया। 24 मार्च 2017 को पार्लियामेंट में जीएसटी एक्ट पास किया गया, और गवर्नमेंट ने 1 जुलाई 2017 पे पूरे देश में जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स को अप्लाई कर दिया। अब क्या था कि कई प्रकार के जो टैक्सेस लगते थे, जैसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लगाती थी, फिर स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लगाती थी, और उसमें भी कई लेवल होते थे। उन सभी टैक्सेस को मर्ज करके एक ही टैक्स का नाम दे दिया गया जीएसटी। अब इसमें ये जो जीएसटी है, ये कब से अप्लाई हुआ था? 1 जुलाई 2017 से। तो देखो, इसमें कई प्रकार के टैक्सेस को मर्ज किया गया। तो सबसे पहले दे रहे हैं कि टैक्सेस मर्ज इनटू जीएसटी। सबसे पहले जो सेंट्रल लेवल टैक्सेस थे दैट हैव बीन मर्ज इनटू जीएसटी। कौन कौन से सेंट्रल टैक्स थे जो जीएसटी में मर्ज कर दिए गए, यानी कि उन सभी को मिला के जीएसटी में इंक्लूड कर दिया गया? वो थे एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, सर्विस टैक्स और सेंट्रल सेल टैक्स। ये कुछ सेंट्रल लेवल टैक्स थे जिनको जीएसटी में मर्ज किया गया। इसी प्रकार कुछ स्टेट लेवल टैक्स थे, दे वर आल्सो मर्ज अंडर जीएसटी, लाइक ऑक्ट्रॉय एंड एंट्री टैक्स, परचेज टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, वैट, लग्जरी टैक्स और टैक्स ऑन लॉटरी। तो ये सारे टैक्सेस मिलाकर किस में मर्ज कर दिए गए? जीएसटी में। अब इन टैक्सेस को सेपरेटली कवर नहीं किया जाता, बल्कि ये सारे टैक्सेस जीएसटी के अंदर ही इंक्लूड होते हैं। अब इसके बाद आता है हमारे पास जीएसटी
रेट स्ट्रक्चर। जीएसटी रेट स्ट्रक्चर। देखो बेटा जीएसटी किस रेट से अप्लाई हो, 10%, 5%, 4%, क्या अप्लाई होना चाहिए। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है कि जो डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट हैं उन डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट की कुछ कैटेगरी बनाई है, ठीक है। और जीएसटी हैव बीन मर्ज्ड इनटू डिफरेंट कैटेगरी वाइज, यानी कि अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट को अलग अलग कैटेगरी में रखा गया है और उनके ऊपर जीएसटी अलग अलग रेट से अप्लाई किया गया है। गवर्नमेंट के द्वारा जीएसटी के 5 रेट्स को डिस्क्राइब किया गया है, 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। These 5 rates are applicable for GST। देखिए इसमें सबसे पहले आते हैं 0% पे। देखिए जितने भी एसेंशियल्स आइटम्स हैं इंक्लूडिंग फूड, जितने भी एसेंशियल्स आइटम्स हैं इंक्लूडिंग फूड, जैसे कि फॉर एग्जांपल भाई दालें हुई, या फिर आप फूड के अंतर्गत ये नहीं कि आप होटल रेस्टोरेंट में जाते हो खाना खाते हो तो उस पर जीएसटी अप्लाई नहीं होगा। फूड आइटम्स का मतलब जैसे फल फ्रूट है, सब्जियां है, इनके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता, इसके ऊपर जीएसटी रेट 0% है। उसके बाद एक आता है कॉमन यूज आइटम्स। जो कॉमन यूज के आइटम्स होते हैं जो नॉर्मली यूज किए जाते हैं उनके ऊपर जीएसटी की जो रेट होती है वो 5% है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास स्टेशनरी आइटम्स हो गए, यानी कि जो आइटम्स लगभग सभी यूजेस करते हैं, ठीक है, उनके ऊपर जीएसटी रेट है 5%। उसके बाद स्टैंडर्ड रेट है 12%, यानी कि कुछ प्रोडक्ट स्टैंडर्ड लाइफ के लिए जरूरी होते हैं, उनके लिए स्टैंडर्ड रेट बना रखे हैं 12%। उसके बाद मैक्सिमम गुड्स एंड ऑल सर्विसेज स्टैंडर्ड रेट, यानी कि जितनी भी सर्विसेज है, ठीक है, उनके ऊपर जो स्टैंडर्ड रेट है वो 18% है। सर्विसेज का मतलब जैसे कि आज की डेट में हम लोग ट्रांसपोर्ट सर्विस लेते हैं या कोई अदर टाइप ऑफ सर्विसेज अवेल करते हैं तो उसके ऊपर रेट है 18%। और जो लग्जरी आइटम्स है और टोबैको प्रोडक्ट है जैसे सिगरेट वगैरह, इनके ऊपर जीएसटी रेट है 28%। तो इस तरीके से रेट को क्या किया गया, डिस्क्राइब किया गया। अब तो जो 28% की रेट है उसको ऑलमोस्ट एलिमिनेट कर दिया गया, ठीक है। तो चलो ये रेट हमारे लिए मैटर नहीं है, हमें लर्न करने की जरूरत नहीं है कि क्या रेट है, हमें क्वेश्चन में रेट गिवन होती है, ठीक। अच्छा, अब क्या होता है कि जीएसटी के 2 लेवल होते हैं। जैसे आज हम कोई गुड्स खरीदते हैं या कोई भी आइटम खरीदते हैं तो उसके ऊपर हम जीएसटी पे करते हैं, दैट इज कॉल्ड इनपुट जीएसटी। देखिए जब हम कोई भी आइटम परचेज करते हैं तो उसके ऊपर शॉपकीपर को हम जीएसटी पे करते हैं, दैट इज कॉल्ड इनपुट जीएसटी। देखो इनपुट जीएसटी हमारे लिए एसेट्स का काम करता है। इनपुट जीएसटी हमारे लिए क्या करता है, एसेट्स का काम करता है। वो कैसे काम करता है, जैसे लाइक मैं एक शॉपकीपर, मैंने आज 1000 रुपीज के प्रोडक्ट परचेज किए या 10,000 रुपीज के प्रोडक्ट परचेज किए, लाइक जीएसटी उसके ऊपर मान लो 12% है, तो 12% के हिसाब से 10,000 के ऊपर 1200, यानी कि मैं टोटल पेमेंट कितने की करूंगा, 11,200 की पेमेंट करूंगा। लेकिन देखो जीएसटी देना मेरा काम नहीं है। जीएसटी ध्यान रखना, जो भी टैक्स होते हैं दैट इज पेड बाय द लास्ट कस्टमर, कंज्यूमर। जो उस प्रोडक्ट को फाइनली कंज्यूम करेगा उस बंदे की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो गवर्नमेंट को जीएसटी पे करे। तो क्या होता है कि जैसे मैंने 1200 रुपीज का जीएसटी पे कर दिया, अब वो प्रोडक्ट हो गया 11,200 का। लेटर ऑन मैं उस प्रोडक्ट को 12,000 रुपीज में बेचता हूं, तो जब मैं 12,000 पे वो प्रोडक्ट सेल आउट करूंगा तो उसके ऊपर 12% जीएसटी मैं अपने कस्टमर से लूंगा। तो 12,000 में से 12% यानी कि 1,440 का जीएसटी मैं कस्टमर से लूंगा। जब हम सेल करेंगे तो कस्टमर से जीएसटी लेंगे, उसको कहेंगे आउटपुट जीएसटी। ये पे होता है और ये रिसीव होता है। अब क्या हुआ कि जो जीएसटी मैंने रिसीव किया उसमें से जो जीएसटी मैं पहले दे चुका वो जीएसटी तो मैं अपने पास रख लूंगा, और जो एक्स्ट्रा जीएसटी है
दैट विल बी डिपॉजिट विद गवर्नमेंट। इट मीन जो पैसा मैंने दिया है आज जीएसटी के रूप में, दैट विल बी रिकवर लेटर ऑन, मैं उस पैसे को बाद में रिकवर कर लेता हूं। इसलिए हम ये कहते हैं कि जो जीएसटी हमने पे किया है वो हमारे बिजनेस के लिए लायबिलिटी है, बिकॉज इट इज रिकवरेबल, ये पैसा हम रिकवर कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन जो जीएसटी हमने कलेक्ट किया है, जिसको कहते हैं आउटपुट जीएसटी, ये हमारे लिए एक प्रकार की लायबिलिटी होती है, बिकॉज वी हैव टू डिपॉजिट दिस अमाउंट विद द गवर्नमेंट, ठीक है। ये ध्यान रखना, गुड्स वगैरह खरीदेंगे, कोई भी आइटम या कोई भी सर्विस हम अवेल करते हैं, फायदा लेते हैं, तो उस समय हम जीएसटी पे करते हैं, जिसको कहते हैं इनपुट जीएसटी। जब हम गुड्स को सेल आउट करते हैं उस समय जीएसटी हमें मिलता है, जिसको कहते हैं आउटपुट जीएसटी। इनपुट जीएसटी हमारे लिए एसेट्स होगा, आउटपुट जीएसटी हमारे लिए लायबिलिटी होती है, ठीक है बेटा। तो ये तो जीएसटी की बातें हो गई। अब आते हैं इंपॉर्टेंट नोट्स। देखो बेटा, आपकी बुक में जीएसटी से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट नोट्स दे रखे हैं, इनको समझना, इनको पढ़ना बहुत जरूरी है। इसमें कई इंपॉर्टेंट बातें हैं, क्योंकि ये चैप्टर बिल्कुल आप लोगों के लिए न्यू बना है, तो इसमें कुछ टर्म्स हैं, कुछ चीजें हैं जिनको बहुत अच्छे तरीके से समझना जरूरी है। तो देखो, इंपॉर्टेंट नोट्स में फर्स्ट पॉइंट आपको गिवन है, ध्यान से समझो। यूजुअली जीएसटी पेड ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विस is not a cost for the purchaser but is an assets because it can be set off against GST collected। देखो क्या कह रहा है कि GST पेड ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, अभी मैंने समझाया कि मान लो हमने 10,000 रुपीज की कोई भी गुड्स खरीदी, उसके ऊपर हमने 12% यानी कि 1200 का जीएसटी पे किया, ठीक है। तो ये कह रहे इट इज नॉट ए पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ एसेट, इट इज नॉट ए पार्ट ऑफ कॉस्ट, ये कॉस्ट का पार्ट नहीं है। यानी कि हमने जो गुड्स के ऊपर जीएसटी पे किया वो कॉस्ट का पार्ट नहीं होता, उसको खर्चा नहीं माना, कॉस्ट नहीं मानी जाती, इट इज कॉल्ड एन एसेट्स। क्योंकि ये जो जीएसटी पेड होता है, जिसको इनपुट जीएसटी कहा जाता है, इट कैन बी सेट ऑफ, इट कैन बी एडजस्टेड, इट कैन बी रिकवर फ्रॉम जीएसटी कलेक्टेड, जिसको जीएसटी आउटपुट कहा जाता है, अभी मैंने आपको समझाया था, ठीक है बेटा। सेकंड पॉइंट, however in certain cases GST paid cannot be set off against GST collected। देखो ये कह रहे हैं कि कुछ केस में जो जीएसटी पेड है, यानी कि जीएसटी इनपुट जीएसटी, पेड को कहते हैं इनपुट, जो हमने दिया है, इनपुट जीएसटी। देखो जैसे मैंने कहा कि नॉर्मली अगर मान लो हम एक शॉपकीपर है, तो जो जीएसटी हमने पे किया वो हमारे लिए खर्चा नहीं है, ठीक है, इट इज नॉट ए पार्ट ऑफ कॉस्ट, इट इज एसेट्स। क्योंकि जब हम इस प्रोडक्ट को सेल करेंगे तो उस समय जीएसटी हम कलेक्ट करेंगे, जिसको कहा जाएगा आउटपुट जीएसटी, ठीक है। और हम अपने इनपुट जीएसटी के अमाउंट को इस आउटपुट जीएसटी में से वापस रिकवर कर लेंगे, जिसको कहते हैं सेट ऑफ करना। लेकिन ये कहता है हाउएवर इन सर्टेन केसेस जीएसटी पेड कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट जीएसटी कलेक्टेड। जो जीएसटी पेड होता है उसको जीएसटी कलेक्ट में से सेट ऑफ नहीं किया जा सकता कुछ केसेस में। देखो ध्यान रखना, अगर हमने ये प्रोडक्ट, गुड्स या सर्विस फाइनल कंजम्पशन करने के पर्पस से खरीदी है, फाइनल कंजम्पशन का मतलब भाई हमने इसलिए खरीदी है ताकि हम उस प्रोडक्ट को खास के उसकी सर्विसेज को यूज कर सके, हम उस प्रोडक्ट को रीसेल करने के पर्पस से नहीं खरीद रहे। तो ये कह रहे हैं हाउएवर इन सर्टेन केसेस जीएसटी पेड कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट जीएसटी कलेक्टेड। कुछ केसेस में जो जीएसटी पेड होता है, यानी कि इनपुट जीएसटी, उसको आउटपुट जीएसटी से सेट ऑफ नहीं किया जा सकता, एडजस्ट नहीं किया जा सकता। जीएसटी पेड ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज ए कॉस्ट फॉर द परचेजर, फॉर द परचेजर। देखो कुछ केसेस में जो जीएसटी पेड होता है वो बायर के लिए कॉस्ट मानी जाती है। Following are the cases where GST paid on purchase of goods and services cannot be set off against GST collected। कुछ ऐसे केस है जिसमें जीएसटी पेड को जीएसटी कलेक्टेड में से सेट ऑफ नहीं किया जा सकता, एडजस्ट नहीं किया जा सकता। कुछ केसेस ऐसे हैं, जैसे फूड एंड बेवरेज एक्सपेंस। भाई जैसे रेस्टोरेंट में आप बिल देते हो
आप रेस्टोरेंट में गए, वहां पे आपने 2000 रुपीज का खाना खाया, उसके ऊपर 18% 1800 रुपए 180 रुपीज का आपने जीएसटी पे कर दिया। टोटल पेमेंट कितने की 2180। अब ये जो 180 का जीएसटी दिया गया, इसको कहा जाएगा इनपुट जीएसटी। इट विल बी कंसीडर एज ए पार्ट ऑफ एक्सपेंस, क्योंकि आपको ये पैसा दिया गया पैसा रिकवरेबल नहीं है, आप उस आइटम को रीसेल नहीं कर सकते। तो जहां पे आप फूड और बेवरेज आइटम्स को फाइनल कंज्यूम कर लेते हो, तो वहां पे जो जीएसटी पेड होता है वो एसेट्स नहीं माना जाएगा, दैट इज ए पार्ट ऑफ कॉस्ट। इसी प्रकार पेमेंट फॉर हेल्थ इंश्योरेंस, भाई आपने अपनी हेल्थ का इंश्योरेंस करवाया, उसके ऊपर जीएसटी पे किया, दैट विल बी पार्ट, दैट इज ए पार्ट ऑफ कॉस्ट, क्योंकि वो आइटम रिकवरेबल नहीं होता। पेमेंट ऑफ मेंबरशिप फीस ऑफ ए क्लब, भाई आप किसी क्लब के मेंबर बनते हो, वहां पे आप मेंबरशिप फीस पे करते हो। रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल, परचेज ऑफ मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग, परचेज ऑफ व्हीकल, अगर आपने अपने खुद के यूज के लिए व्हीकल खरीदा है, ठीक है, तो जो जीएसटी होता है वो कॉस्ट का पार्ट माना जाता है, बिकॉज इट इज नॉट रिकवरेबल, क्योंकि वो पैसा आपका रिकवरेबल नहीं होता। फ्री गिफ्ट टू स्टाफ, पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज फॉर पर्सनल यूज, कहने का मतलब ये हुआ कि जहां पर किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को रीसेल पर्पस से नहीं खरीदा जाता, गुड्स एंड सर्विसेज आर गॉट फॉर कंजम्पशन पर्पस, जहां पे आप किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करने के पर्पस से खरीदते हो, वहां पे जो जीएसटी पे किया जाता है, दैट इज कंसीडर्ड टू बी ए पार्ट ऑफ कॉस्ट, ठीक है। वहां पे जो इनपुट जीएसटी होता है वो रिकवरेबल नहीं होता। उसके बाद एक पॉइंट आता है, जीएसटी पे इज रिवर्स्ड इन फॉलोइंग केस। ये पॉइंट ध्यान से समझो। देखो बेटा, जैसे क्या होता है, मैंने आज 10,000 रुपीज की गुड्स खरीदी, उस पे मान लो 5% 500 का मैंने जीएसटी दिया, टोटल पेमेंट मैं कितने की कर रहा हूं, 10,500। इसकी मैं एंट्री क्या करूंगा, 10,000 की तो गुड्स खरीदी, परचेज अकाउंट डेबिट, 500 का जीएसटी मैं पे कर रहा हूं, इट इज कॉल्ड इनपुट जीएसटी, इट इज ए एसेट्स, और एसेट जब बढ़ती है तो उसको करते हैं डेबिट। उसके लिए मैं एंट्री करूंगा इनपुट जीएसटी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। देखो, जैसे मैंने 10,000 की गुड्स खरीदी, उसके ऊपर 500 का जीएसटी पे किया, मेरी एंट्री बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट इनपुट जीएसटी अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक। आज की डेट में मैं इनपुट जीएसटी को डेबिट कर रहा हूं। यही प्रोडक्ट मैंने 12,000 में सेल आउट किया कैश में। जब मैं 12,000 में गुड्स को बेचूंगा, उसके ऊपर 5% 600 का जीएसटी मुझे वापस मिलेगा। जब जीएसटी वापस मिलता है, हम जीएसटी रिकवर करते हैं, तो उसको कहते हैं आउटपुट जीएसटी। 12,000 की गुड्स बेची, 600 का जीएसटी मिलेगा, टोटल कैश पैसा कितना मिलेगा, 12,600। हम लोग एंट्री करेंगे, कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट, गुड्स हमारे पास से जा रही है, बेचने के लिए सेल्स, सेल्स अकाउंट क्रेडिट, और टू आउटपुट जीएसटी, ठीक है। ये एंट्री करेंगे, कैश होगा 12,600, सेल है 12,000 की, और जो जीएसटी हमने कलेक्ट किया वो हो गया हमारे लिए 600 रुपीज। मेरी बात क्लियर? देखो, मेन बात जो मैं बताना चाह रहा हूं, हम लोग जब जीएसटी पे करते हैं तो इनपुट जीएसटी को डेबिट करते हैं, जब जीएसटी हम वापस लेते हैं तो आउटपुट जीएसटी को क्रेडिट करते हैं। लेकिन कुछ केसेस में ये जो इनपुट जीएसटी है ना, इट इज रिवर्स्ड, इसको रिवर्स कर दिया जाता है। इसका मतलब इनपुट जीएसटी जिसको आपने डेबिट किया, इन सम केसेस इट विल बी क्रेडिटेड। कुछ ऐसी कंडीशंस होती है जिसमें हम इनपुट जीएसटी को
क्रेडिट करते हैं। कुछ केसेस ऐसे होते हैं इन विच इनपुट जीएसटी इज क्रेडिटेड। कौन कौन से केसेस? देखो, देयर आर सम केसेस इन विच इनपुट जीएसटी इज क्रेडिटेड। कौन से केस है? परचेज रिटर्न। भाई जैसे हमने यहाँ पे 10,000 की गुड्स खरीदी जिसके ऊपर 500 का जीएसटी पे किया था। अब इस 10,000 में से 4,000 की गुड्स आपने वापस कर दी। तो जब आपने 10,000 की गुड्स पे 500 जीएसटी दिया था, तो 4,000 की गुड्स वापस करोगे तो उसके ऊपर जो 200 5% के हिसाब से 200 का जीएसटी आपका वापस हो जाएगा। उस केस में आपको जीएसटी वापस मिलेगा, तो उसको आउटपुट जीएसटी नहीं कहेंगे, बल्कि जो इनपुट जीएसटी दिया गया था वो ही वापस मिल रहा है। तो उस केस में आपकी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट। अगर आपने गुड्स कैश में खरीदी थी, वैसे तो मैं आपको बता देता हूं कैश में खरीदा हुआ सामान वापस नहीं होता बल्कि नॉर्मली रिप्लेस होता है। लेकिन मान लो शॉपकीपर के साथ आपके अच्छे रिलेशन है, हो सकता है वो कैश की वापसी कर दे। कैश अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न और टू इनपुट जीएसटी, यानी कि उस केस में इनपुट जीएसटी को क्रेडिट किया जाएगा। तो कौन कौन से केसेस हैं? इन केस ऑफ परचेज रिटर्न, सेकंड गुड्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर। अगर ओनर अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस में से गुड्स निकालते हैं तो जो जीएसटी पे किया गया था उतना ही जीएसटी हम ओनर से वापस ले लेंगे और उस समय जीएसटी क्रेडिट को, डेबिट को, इनपुट जीएसटी को क्रेडिट कर दिया जाएगा। गुड्स स्टोलन या लॉस, गुड्स destroyed और become not sellable, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी। कहने का मतलब अगर सेल के अलावा किसी भी अदर रीजन की वजह से गुड्स हमारे बिजनेस से बाहर जा रही है तो आप लोग इनपुट जीएसटी को क्या कर देंगे? रिवर्स कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। ठीक इसी प्रकार फॉलोइंग गुड्स एंड सर्विसेज आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम लेवी ऑफ जीएसटी। देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं कि देखो कुछ गुड्स एंड सर्विसेज ऐसी हैं ऑन विच नो जीएसटी इज एप्लीकेबल, नो जीएसटी इज इम्पोज। कुछ केसेस में जीएसटी अप्लाई नहीं होता। कौन कौन से केस हैं? पेमेंट ऑफ वेजेज एंड सैलरी। भाई जब आप अपने वर्कर को वेजेज या सैलरी पे करते हो तो उस पर जीएसटी नहीं अप्लाई होगा। ठीक है, आप उसके ऊपर कोई जीएसटी पे नहीं करोगे, कोई जीएसटी कलेक्ट नहीं करोगे। सप्लाई ऑफ सर्विसेज टू गवर्नमेंट और टू द एम्बेसीज ऑफ अदर कंट्रीज। देखो जब आप गवर्नमेंट को कोई गुड्स एंड सर्विसेज बेच रहे हो या किसी फॉरेन एम्बेसीज को, यानी कि जैसे कोई विदेश का राजदूत हमारे देश में रहते हैं तो कोई एम्बेसीज है अदर कंट्रीज का, तो उसको अगर कोई गुड्स एंड सर्विसेज आप सप्लाई कर रहे हो तो उसके ऊपर जीएसटी अप्लाई नहीं होगा। इसी प्रकार इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर बिल, ये एसेंशियल्स गुड्स में आते हैं, इनके ऊपर जीएसटी अप्लाई नहीं होता। एजुकेशनल सर्विस पे अप्लाई नहीं होता है, हेल्थ सर्विस पे अप्लाई नहीं होता। मेडिकल का बिल है लेकिन अगर हेल्थ इंश्योरेंस है उस पे अप्लाई होगा। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट ध्यान रखते हैं, इनके ऊपर जीएसटी अप्लाई नहीं होगा। अब इसके बाद ये तो हो गई जीएसटी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बात। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव और एडवांटेजेस ऑफ जीएसटी। देखो एक बात आती है कि भाई हम जीएसटी अप्लाई क्यों करते हैं, जीएसटी लगाने के ऑब्जेक्टिव क्या है, पर्पस क्या है। तो देखिए बेटा, जीएसटी एप्लीकेबल करने की गवर्नमेंट ने जो 1 जुलाई 2017 से जीएसटी एप्लीकेबल किया, तो बात आती है जीएसटी अप्लाई करने के रीजंस क्या है, इससे फायदा क्या हो। तो देखिए पहला इसका जो एडवांटेज है वो है डिक्रीज इन कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। देखो गुड्स और सर्विसेज की कॉस्ट रिड्यूस हो जाना। देखो जिस समय जीएसटी अप्लाई हुआ उस समय जीएसटी को बहुत सारे लोगों ने अपोज किया। लोगों का ये व्यू था कि जीएसटी अप्लाई होने की वजह से गुड्स एंड सर्विसेज के रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। एक्चुअल में पहले क्या होता था, जैसे 100 रुपए का प्रोडक्ट बनता था, उसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट ने 10% 10 रुपीज का टैक्स लगा दिया, प्रोडक्ट की कीमत हो गई 110। फिर स्टेट में प्रोडक्ट आता था तो स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लगाती थी 10%। अब इस अमाउंट पे 10% यानी कि 11 रुपए का टैक्स लगता था, प्रोडक्ट बन जाता था 121 का।
लेकिन जीएसटी में क्या है कि ये सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के टैक्स एक साथ हो गए, 10% सेंट्रल गवर्नमेंट, 10% स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि टोटल टैक्स हो गया 20%। एक बार ही लगेगा। 100 रुपए का प्रोडक्ट है, एक बार ही 20 रुपए का टैक्स लग जाएगा, 120। पहले अलग अलग टैक्सेस होने की वजह से प्रोडक्ट क्या होता था, महंगा बिकता था। बट विद द एप्लीकेबल ऑफ जीएसटी ओनली वन टैक्स इज लेव्ड, एज ए रिजल्ट वी डू नॉट हैव टू पे द टैक्स ऑन टैक्स। देखो यहाँ पे ये जो 11 रुपए का टैक्स लगा वो इस 10 रुपए के ऊपर भी 10% लग रहा है। एक रुपए जो बढ़ा है वो इस वजह से बढ़ा है कि आपने इस 10 रुपीज पे भी 10% टैक्स लगा दिया। तो क्या होता है कि विद द एप्लीकेशंस ऑफ जीएसटी we do not have to pay tax on tax, as a result the product becomes cheaper, goods and services become cheaper. Second point आता है ease of doing business। देखो बेटा, ease of doing business का मतलब है, ease का मतलब होता है आसान होना, easy हो जाना, बिजनेस करना आसान होना। देखिए बेटा, पहले क्या होता था कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट बना रहता था। एज ए रिजल्ट there were a problem of harmonies between the center and the state government, and as a result doing of business were very difficult। भाई पहले क्या होता था, जैसे सेंटर में है बीजेपी गवर्नमेंट, ठीक है, किसी पर्टिकुलर स्टेट में कांग्रेस की गवर्नमेंट है। अब उसका रिजल्ट क्या होता था कि दोनों पार्टीज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट रहते हैं, तो उसकी वजह से इनके बीच में किसी भी चीज के ऊपर हार्मोनीज नहीं क्रिएट होती थी, अच्छे रिलेशन नहीं होते थे। एज ए रिजल्ट बिजनेस बिकम्स डिफिकल्ट, बिजनेस डिफिकल्ट होता था। बट विद द एप्लीकेशंस ऑफ जीएसटी नाउ हार्मोनीज हैज बीन क्रिएटेड बिटवीन स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, एज ए रिजल्ट इट बिकम्स इजी टू डू द बिजनेस। थर्ड पॉइंट आता है रिड्यूस टैक्स एविजन। देखिए बेटा, रिड्यूसिंग टैक्स एविजन का मतलब है कि अब क्या है कि पहले क्या होता था कि टैक्सेस भरने के लिए आपको पूरा फॉर्मेट भरना पड़ता था, किसी इनकम टैक्स लॉयर की सहायता लेनी पड़ती थी। नाउ यू हैव टू जस्ट फाइल द टैक्स रिटर्न थ्रू द इंटरनेट। अब आपको ई बिलिंग, ई फाइलिंग करनी पड़ती है टैक्स के लिए। एज ए रिजल्ट टैक्स एविजन हैव बिकम इजियर। अब एक शॉपकीपर अपनी दुकान के ऊपर कंप्यूटराइज बिल निकालते हैं, उसी के थ्रू टैक्स रिटर्न्स फाइल कर देते हैं, तो उसके लिए टैक्स फाइल करना इजी हो गया। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है टैक्स सिस्टम बिकम्स मोर ट्रांसपेरेंट, रेगुलर एंड प्रेडिक्टेबल। देखिए जो टैक्स सिस्टम है वो ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो गया। पहले क्या होता था, कई प्रकार के टैक्सेस लगते थे, इवन कस्टमर कंफ्यूज होता था कि इसमें कौन कौन से टैक्सेस लग रहे हैं। तो टैक्स सिस्टम ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो गया, रेगुलर हो गया और प्रेडिक्टेबल हो गया। प्रेडिक्टेबल का मतलब है अब आप अनुमान लगा सकते हो कि भाई अगर हम ये प्रोडक्ट परचेज करेंगे तो उसके ऊपर हमें कितना टैक्स पे करना पड़ेगा। वी कैन प्रेडिकेट द अमाउंट ऑफ टैक्स। हम लोग टैक्स के अमाउंट को प्रेडिकेट कर सकते हैं, उसका अनुमान लगा सकते हैं, ठीक। तो ये हमारे पास जीएसटी के कुछ एडवांटेज है। अब आता है टाइप ऑफ टैक्सेस अंडर जीएसटी। देखो बेटा, बात करते हैं टाइप ऑफ टैक्सेस अंडर जीएसटी। जीएसटी के अंतर्गत कितने प्रकार के टैक्सेस एप्लीकेबल है। देखो जीएसटी में 3 प्रकार के टैक्सेस पाए जाएंगे। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो वहां पे 3 प्रकार के टैक्सेस जीएसटी से रिलेटेड 3 प्रकार की टर्म्स यूज की जाएगी। एक होगा सेंट्रल जीएसटी, इसको बोला जाएगा सीजीएसटी। एक होगा स्टेट जीएसटी, इसको बोला जाएगा एसजीएसटी। और एक होगा इंटीग्रेटेड जीएसटी, जिसको बोला जाता है आईजीएसटी। आईजीएसटी। देखो बेटा, ये दोनों टैक्सेस एक साथ मिलेंगे और ये सेपरेट मिलेगा, ठीक। देखो क्या होता है कि इफ एनी गुड्स और सर्विसेज आर परचेज और सोल्ड विद इन सेम स्टेट, अगर किसी भी गुड्स या सर्विसेज को आप उसी स्टेट के अंदर खरीदते या बेचते हैं
तो उसके ऊपर दो प्रकार के जीएसटी लगते हैं, एक लगता है सीजीएसटी और एक लगता है एसजीएसटी। ठीक है, यानी कि जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो हरियाणा में महेंद्रगढ़ का कोई बंदा फरीदाबाद के किसी बंदे को, महेंद्रगढ़ का कोई बिजनेसमैन फरीदाबाद के किसी बिजनेसमैन से गुड्स खरीदता है, तो गुड्स खरीदेंगे तो वी हैव टू पे जीएसटी, हमें जीएसटी देना पड़ेगा। लेकिन वहां पे दो जीएसटी एप्लीकेबल होंगे, एक होगा सीजीएसटी और एक होगा एसजीएसटी। मान लो हमने 10,000 रुपीज की गुड्स खरीदी है, उसके ऊपर 5% है सीजीएसटी और 5% होगा एसजीएसटी। ठीक है, इसी अमाउंट पे 10,000 पे 5%, 500 का सीजीएसटी और 500 का ही एसजीएसटी देना पड़ेगा। एक्चुअल में जब विद इन द स्टेट किसी भी प्रोडक्ट को खरीदा या बेचा जाता है तो उसके अंदर का जो टैक्स वसूला जाता है, कस्टमर से जो टैक्स लिया जाता है, उस टैक्स में हाफ पोर्शन तो होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का और हाफ अमाउंट किसका होता है, स्टेट गवर्नमेंट का। विद इन द स्टेट जो टैक्स लिया जाता है उसमें से हाफ अमाउंट तो होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का और हाफ अमाउंट होता है स्टेट गवर्नमेंट का। तो इसलिए दो प्रकार के जीएसटी लगेंगे, एक सीजीएसटी और एक लगेगा एसजीएसटी। ठीक है, अगर किसी क्वेश्चन में आपको मान लो 10% जीएसटी रेट दे रखी है, आईजीएसटी रेट दे रखी है, और विद इन द सेम स्टेट ट्रांजेक्शन किया जाता है, विद इन द सेम स्टेट, तो ऑटोमेटिकली जीएसटी को दो पार्ट में डिवाइड कर लेना, हाफ कर लेना, हाफ 5% सीजीएसटी हो जाएगा और 5% एसजीएसटी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों सेम होते हैं, दोनों का कंबाइंड अमाउंट मिलकर आईजीएसटी कहलाता है। ठीक, अगर विद इन द सेम स्टेट एक ही स्टेट में किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदा या बेचा जाए तो ये दोनों प्रकार के जीएसटी एप्लीकेबल होंगे। और अगर हम आउटसाइड स्टेट यानी कि किसी दूसरे स्टेट में ट्रांजैक्शन करते, जैसे हरियाणा को कोई बिजनेसमैन पंजाब के किसी बिजनेसमैन के साथ कोई ट्रांजैक्शन करता है तो आईजीएसटी विल बी एप्लीकेबल, आईजीएसटी अप्लाई होगा। ठीक है, अब किसी क्वेश्चन में आपको कुछ ट्रांजैक्शंस दिए जाएंगे जिसमें आपको विद इन द स्टेट भी ट्रांजैक्शन करना है और आउटसाइड द स्टेट भी ट्रांजैक्शन करना है, तो उस केस में क्या होगा, या तो आपको आईजीएसटी की रेट दे देगा 10%, तो समझ जाना अगर आईजीएसटी 10% है तो इसका हाफ 5% सीजीएसटी और 5% एसजीएसटी होगा। अगर किसी क्वेश्चन में सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों दे रखे हैं तो उन दोनों का टोटल करोगे तो वो रेट किसकी मानी जाएगी, आईजीएसटी की रेट मानी जाएगी। क्लियर बेटा? तो देखिए बेटा, ये कुछ टर्म्स थी जो जीएसटी से रिलेटेड आज मैंने आपको डिस्क्राइब की है। आप लोग इन सभी टर्म्स को समझिए, अच्छे पॉइंट्स हैं। कल हम लोग इनसे रिलेटेड जर्नल कैसे बनाते हैं उसको सीखें। ओके बेटा, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।